नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। ब्रिस्बेन ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਔਨ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਕ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਕਰੋਪੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਆਏ ਹਨ, ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਆਏ ਹਨ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵਿਖਾ ਰਹੇ। ਆਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ सोसाइटीज़ ਦੇ रिप्रजेंटेटिव्स ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾत। नमस्कार, मेरा नाम विक्रांत, मैं स्फीयर इंडिया जो कि एक राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी गैर सरकारी संस्थाएं या यूएन कॉरपोरेट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं जो डिज़ास्टर्स में वर्क करती हैं उनका एक संगठन है। मैं उनके साथ काम करता हूं। हमारा यहाँ पे ब्रिस्बेन में हम बात कर रहे हैं संडेई फ्रेमवर्क फॉर डिज़ास्टर रिडक्शन की, जो कि 2030 के सभी देशों के साथ मिल के जो टारगेट सेट किए गए हैं उस पर क्या प्रोग्रेस हो रही है उसका एक रिव्यू किया जा रहा है यहाँ पे। और स्फीयर इंडिया राष्ट्रीय स्तर पे जितनी भी संस्थाएं हैं जो आपदा प्रबंधन में काम करती हैं हम उनका आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं। मेन वर्क हमारा है जो सरकार के साथ में मिलजुल के काम करने के लिए। उसमें हम कई तरह के जो डॉक्यूमेंट्स कोऑर्डिनेशन करते हुए हम प्रोड्यूस करते हैं। तो आपदा के समय जो समस्याएं आती हैं आपदा के बाद में, उसका आपस में कैसे तालमेल हो, समन्वय के साथ सभी काम करें, तो स्फीयर इंडिया स्पेशली उसके लिए काम करती है। उसमें बात होती है, हम कहते हैं इंटरजेंसी कोऑर्डिनेशन की, सभी के बीच में आपस में समन्वय कैसे हो। तो उसके लिए हम आपदा के बाद में जब भी आपदा आती है उसके इमीडिएटली बाद सभी मिलजुल के एक नीड असेसमेंट करते हैं, एक क्या आवश्यकता क्या है उसका आंकलन करते हैं। ये एक प्रक्रिया है जिसमें स्फीयर इंडिया पिछले एक दशक से काम कर रही है और धीरे धीरे हम अप्रूव करते हैं। मेरा प्रश्न नूपुर जी से रहेगा, युवा है आप और आपदा, देखिए ये तो बड़ी एक इंसानियत वाली बात है कि किस तरह से इनके सॉल्यूशंस को, हलों को तलाश किया जाए। तो क्या सीखती हैं आप और किस तरह का कार्य करना चाहती हैं? हमारी कोशिश ये है ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो है हमारे सारे जो भी हम काम करते हैं उसमें वो इन्वॉल्व हो पाएँ। तो उसके लिए हम काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं। जैसे हमारा एक प्रोग्राम है स्फीयर इंडिया अकेडमी जो कोविड के टाइम शुरू हुआ। तो कोविड-19 के टाइम हमने एक नॉलेज, मतलब लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाने के लिए, नॉलेज पहुंचाने के लिए हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया। उसमें काफ़ी सारे युवा हमसे जुड़े और आगे भी इसको आगे ले जाने के लिए हम और भी बहुत सारे उन पे प्रोग्राम्स पे काम कर रहे हैं। युवा के लिए हम एक यूथ पार्लियामेंट हम एक प्रपोज कर रहे हैं जिसमें हम सारे जो युवा हैं जो कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, उनको हम एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए तो वो डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, क्लाइमेट चेंज, इन मुद्दों पर वो चर्चा कर सकें और जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं, वो उसकी अहमियत समझें और फिर सल्यूशन जो है हमारे वो उधर से ही निकल के आए। इलिया जाफर, डॉक्टर हैं आप और आप स्वास्थ्य में का देखिए, एक मेंटल हेल्थ एक बड़ी, जैसे आपदा आती है, डिज़ास्टर आता है, सबसे बड़ी समस्या जो है वो ट्रॉमा की होती है, मेंटल हेल्थ की होती है। और मेंटल हेल्थ की तरफ बड़ा कम ध्यान दिया गया है अभी इस चीज़ के लिए, क्योंकि अब देखिए यहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर सैलाब आ जाता है या बाढ़ आ जाती है तो वो एक इमीडिएट आपदा है, लेकिन समुद्री पानी का सतह पानी बढ़ रहा है या हीट वेव बढ़ रही है वो एक कम अटेंशन वाला माना जाता है। तो आप किस विषय पे काम कर रही हैं?
तो जैसा कि आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया कि जब हम आपदा की बात करते हैं तो अक्सर हम भूल जाते हैं कि लोगों को के ऊपर मानसिक तनाव किस तरह का होता है और उसके लिए क्या करना चाहिए। तो स्फीयर इंडिया जो एक ऐसी संस्था है जो सभी तरह की संस्थाओं, मनुष्य, ग्राम पंचायत से लेके मीडिया, कॉरपोरेट, सबको एक साथ लेके चलती है। तो उसी में अगर कोविड की हम बात करते हैं पिछले 2-3 साल से जिससे सब ग्रसित हैं, तो इसमें हमने डॉक्टर्स के साथ मिलके एक टेली कॉलिंग का ऑप्शन भी किया। निमहंस के डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स के साथ बात की कि कैसे मानसिक स्तर पे लोगों को, चाहे वो लोग जो घर में ही बंद हैं, चाहे बच्चे हैं, उनके साथ भी कैसे इंगेज किया जा सके। तो जिन सेक्टर्स में हम काम करते हैं स्फीयर इंडिया में, उसमें एक हेल्थ स्वास्थ्य सेक्टर है अपने आप में, जिसमें यूएन से लेके सभी संस्थाओं के हेल्थ एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स एकजुट होके हर समस्या पे सोच विचार करते हैं और उसका सोल्यूशन बताते हैं कि इस समय में ये करना सबसे बेहतर होगा, और उसी हिसाब से हमारे सारे प्लान्स बनते हैं। मुझे लगता है कि स्फीयर इंडिया की सबसे अच्छी बात यही है कि एकजुट होके कोई भी गैप ना रह जाए। हम एक इंसान जो बहुत ही कहीं दूर, जहां आप किसी सड़क तक भी नहीं पहुंचती, उसकी क्या नीड है से लेके सरकार क्या कहना चाहती है। जो मोदी जी की बात होती है कि उनका एक 10 पॉइंट एजेंडा है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का, तो उस एजेंडा को लेते हुए कैसे हम उसको आगे ले चल सकते हैं अपने लेवल पे, कैसे हम सेंडाई फ्रेमवर्क जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हर स्तर पे जो काम हो रहा है उसको कैसे हम एक जगह लेके आ सकते हैं, जिससे कि ज़मीनी स्तर से लेके ग्लोबल तक एक आपस में लिंक हो सके। आपके साथ रमेश सिंह जी आगे आ जाइए, थोड़ा सा आपसे भी बातचीत के। स्फीयर इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं और गैर सरकारी संस्था है, बहुत काम आप कर रहे हैं, तो आप बताइए किस विषय पे आप ज़्यादा महारत रखते हैं? किसी भी आपदा में अगर सबसे ज़्यादा हम अगर नाजुकता अगर हम देखें, वनरेबल कम्युनिटी हमारे होते हैं महिलाएं और बच्चे। हमारा जो काम है वो मुख्य रूप से हम लोग उसी को फोकस करते हैं कि महिलाएं अगर वनरेबल है, वो उनकी स्थिति कमज़ोर होती है, तो फिर उनको कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो हमारा पहला जो किसी भी डिजास्टर में पहला जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर अगर होता है हाउस होल्ड लेवल पर, तो महिलाएं होती है, क्योंकि वो फैमिली को केयर करती है। लेकिन उनको हम अपने प्रोग्राम में शामिल करें, तो उसी के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम किया है। हमारा जो एक प्रोजेक्ट है, जो एक हम खास करके वुमेन लेड क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड DRR का, जो महिला नेतृत्व आधारित जलवायु परिवर्तन संदर्भित जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण है, हम उसको लेकर हम काम करते हैं, जिसका कि अब कुछ फोटोग्राफ भी हमारा है, आप उसको देख सकते हैं, यहाँ है। और किस तरह से महिलाओं को, जैसे वो पानी का बोतल है, उससे लेकर हम जैकेट, लाइफ जैकेट कैसे बना सकते हैं, जो घरेलू स्तर पर या हमारे अपने स्तर पर जो हमारा जो साधन है, उसको हम कैसे बना सकते हैं जो आपदा से हम बच सकें। उसी तरह से बच्चों के लिए, कि बच्चे अगर हमारे हैं तो उस बच्चे को हम बताएं, केवल अपने लिए नहीं, कि अगर किसी आपदा आती है तो उसके लिए किस तरह से हम तैयार होंगे, हमारा सेफ्टी मेजर्स क्या होगा, हम कैसे प्रिपेयर्ड होंगे। अगर उनको हम बताते हैं तो बच्चे को समझाने के का कारण ये सबसे बड़ा प्रतिफल मिलता है कि वो एक व्यक्ति नहीं, बल्कि हम एक जनरेशन को, एक पीढ़ी को हम बता रहे हैं। तो वो जो हमारा उद्देश्य है, उस उद्देश्य को लेकर हम वहाँ काम करते हैं। और ख़ास करके विशेषकर हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में यह कार्यक्रम होता है, और उसी को लेकर हम अपना, और हमारे जो टीम के लोग हैं उनकी क्षमता वृद्धि स्फीयर इंडिया जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोग करते हैं। और बाकी इस कार्यक्रम को करने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हमारा है जो इसको हमको सपोर्ट करता है। ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵ 2022 ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਟਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਈਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, आप नेपाल का बहुत बड़ा डेलीगेशन यहाँ पर है और बहुत लोग आए हुए हैं। काफ़ी जो है जो प्राकृतिक आपदा है, नेचुरल डिज़ास्टर जो है, उसको लेकर के नेपाल में काफ़ी ज़्यादा जो है दिलचस्पी लगती है, इंटरेस्ट लगता है, लोग अपनी कम्युनिटीज़ को बचाना चाहते हैं। नेपाल इज़ अ वेरी डिसास्टर प्रोन कंट्री। हमारे यहाँ नदी भी है, हिमालय भी है और फ्लोड प्लेन भी है, और ज़्यादातर बाढ़ और पहाड़ों में भूस्खलन से हम लोग पीड़ित है। नेपाल के हम लोग नेपाल से ऑफकोर्स डेलीगेशन यहाँ है, यहाँ पर हम लोग सरकारी डेलीगेशन भी है, गैर सरकारी क्षेत्र के डेलीगेशन भी है। और हम लोग ये आके यहाँ एक तो नेपाल के यूनिक पोजीशन है हमारे वहाँ डिसास्टर के लिए, वो हम रेज करना चाहते हैं। और साथ ही साथ जो हम लोगों ने भूकंप अर्थक्वेक में जो रिकन्स्ट्रक्शन किया है, फ्लड के अर्ली वार्निंग सिस्टम में जो काम किया है, और जो डिसास्टर के विपद के
परिचालन में गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर जो एक ही साथ काम करते हैं उनमें कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस है, कुछ अच्छे खासे काम हम लोग ने किया है। वो काम हम लोग यहाँ सबको दिखाना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं। साथ ही साथ ये भी हम लोग बताना चाहते हैं कि ये तो जलवायु के कारण से, जलवायु बदलने के कारण से ज़्यादातर विपद के घटना हो रहा है नेपाल में और आपके इंडिया में भी है, क्योंकि हमारे यहाँ विपद होगा तो आपके वहाँ भी विपद होंगे। सो इसमें इस एरिया में हम लोग साथ साथ काम भी कर सकते हैं, इंडिया और नेपाल साथ साथ काम भी कर सकते हैं। और हम ये रेस करना चाहते हैं और ये इम्फासिस करना चाहते हैं कि एक क्लाइमेट चेंज से जो हमारे विपद बढ़ रही है। और सो आई वांट टू अपील टू ऑल द इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, the funding countries to invest more and more on climate change adaptations, climate change mitigations, I would say, and also on disaster preparedness and response. अभी हम लोग नेपाल में एंटिसिपेटरी एक्शन की भी बात कर रहे हैं। अभी एक नई विधा आई है हम लोग प्रिपेयर्डनेस के ऊपर, और मैं सबको ये अपील करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उसमें भी इंटरनेशनल गवर्नमेंट और जो इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है वो आगे आए, हम लोग को सपोर्ट कीजिए। इवन आई ऑल्सो वांट टू रिक्वेस्ट इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन पीपल to help us in our bid to climate change mitigations and disaster management. Thank you. No, that would be a support because India and Nepal both are neighboring country. Not only neighboring country, but we share Himalayas also, we share water also, so many things. Thank you very much, Mr. Prakash. Who would forget 2015 when Nepal was struck with such a huge earthquake? And I think that was the learning lessons. वो सीखने वाली बात थी उस समय। तो सर आप बताइए, मिस्टर कात्सु, आप किस विषय पे काम कर रहे हैं और यहाँ आने कैसा? I'm not Nepalese. I'm Japanese. Yeah. Actually, the 2015 earthquake is a devastating earthquake, and I'm a consultant, and I was involved with the JICA project for the earthquake risk assessment for future earthquake just after the Golka earthquake. So, if the next earthquake occurs in Kathmandu Valley, we analyze the damage, the calculation, damage estimation of the earthquakes. So based on that, the Nepal government have to promote a resilient infrastructure in near future. Yeah, thank you very much. Yeah, that's really good. And who can forget Japan? Tsunami की अगर बात की जाए तो जापान एक शायद ऐसा मुल्क होगा, it's the one country which has really very good early warning systems, and the media, the broadcast media is very active. And thank you very much, Mr. Kale. ओम जी आप आगे आ जाएंगे? जी आइए बताइए, आप बताइए अपने बारे में। Yeah, I am Om Kala Khanal from Nepal. Yeah, I am working in National Society for Earthquake Technology since 2009, and I am Social Development Officer of my part. I am working with community, and I am community-based disaster risk management. We are conducting various awareness program, preparedness and response in Nepal. And I am working with Women's Network in Nepal, and there are various women are working. Especially, this is a very gender sensitive, and being in Himalayan states, and you can have a very direct approach and connection with the female the world. Yeah, thank you very much. And we have Mr. Bharat Raj with us. Bharat ji, आप अपने बारे में बताइए और नेपाल में किस तरह का कार्य कर रहे हैं? I work as a media researcher here in Australia, but I'm Nepalese, and I was studying about how media are working on disaster situation. So I have developed a disaster management framework for Nepalese media. So we should understand that there should be some media management framework that can be workable in the disaster situation. For example, how are you going to sensitize disaster issues? Are you only showing or talking about the dead bodies or people's pain, or what are you talking in the media content? So we need to consider that every aspect of disaster situations. For example, human interest, economic consequences, and some other aspects have to be covered in the media. So nowadays, in Southeastern medias are developing in covering all these media contents.
in Nepal, still we are very much behind because Nepal is very much rich in community radio. So we are working with our community radio, we are working with our FM stations and televisions and radios and onlines, and they are now gradually implementing disaster management model of news making in the country. Thank you. आई शुड से दिस इज़ वेरी फॉर्चुनेट मोमेंट। मनु जी, आप हमारे साथ हैं क्योंकि मनु गुप्ता एक नाम है ना भारत में, बाकी पूरे विश्व में। और सासाकावा पुरस्कार आपको मिला बाली इंडोनेशिया में ग्लोबल प्लेटफॉर्म में। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज आपसे बातचीत करने का हमें मौका मिल रहा है यहाँ ब्रिस्बेन में, ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है वो चल रही है, 9वीं कॉन्फ्रेंस है। और यहाँ मार्केट प्लेस में आपका एग्जिबिट्स है, सीड्स इंडिया का एग्जिबिट्स लगा हुआ है। बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि देखिए, डिज़ास्टर या आपदा प्रबंधन जो है वो आज की एक मुख्य डिमांड है, मुख्य धारा है, जिसको सरकारों के बारे में, आम लोगों के बारे में सचेत होना है, सरकारों को सचेत करना है और बहुत सारा आपदा प्रबंधन में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। यहाँ पर भी क्राइसिस टू रिसिलियंस और ये जो रिस्पॉन्स है, रिकवरी है, प्रिपेयर्डनेस है, इन सब पे। तो एज एन एनजीओ, एज ए सिविल सोसाइटी, आपका जो मुख्य जो उद्देश्य है, मुख्य जो आपका फोकस है, वो क्या है? तो हमारा ये एक कोशिश रहती है कि हम लोग सरकार के साथ काम करके जहाँ पर सरकार की जो इंटरवेंशन की लिमिट पहुँचती है उसके बाद हमारा काम शुरू होता है। जहाँ की जैसे कुछ सेक्शंस ऑफ द कम्युनिटी होते हैं जो कि या तो दलित होते हैं या फिर उनकी जो एक वल्नरेबिलिटी ज़्यादा होती है दूसरों के मुकाबले, तो उन तक कैसे पहुंचा जाए, उनको भी पूरी तरह से सपोर्ट मिल जाए। तो हम लोगों का जो एक एनजीओ नेटवर्क होता है, एनजीओज़ का जो एक रोल रहता है कि इन वल्नरेबल ग्रुप्स को हम किस तरह से इंश्योर कर सकें कि उनको सपोर्ट मिले। तो एक तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। दूसरा ये रहता है कि हम लोग कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन किस तरह लेके आएँ। कोई भी आज की तारीख में गवर्नमेंट की स्कीम होती है, कोई भी प्रोग्राम होता है, तो बिना कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन के बिना वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। हमारे जैसे देश के लिए जहाँ इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, तो इन सब एरियाज़ में किस तरह से कम्युनिटीज़ अपना आपदा प्रबंधन करें, एक तरह से अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए काम कर सकें, वॉलंटियर्स किस तरह से ट्रेन हो सकें सर्च एंड रेस्क्यू में। अगर एक खुदा न खास्ता कोई एक बड़ी आपदा आ जाए और सरकारी एजेंसीज़ ना पहुंच पाएँ या समय लग जाए उनके वहां पहुंचने में, तो किस तरह लोग अपने आपस में अपनी सेफ्टी के लिए काम कर सकें, अपना बचाव कर सकें। तो उस तरह का एक दूसरा कम्युनिटी वॉलंटियर्स, कम्युनिटी ट्रेनिंग, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का एक हमारा रोल रहता है। और फिर जो ये एक रिकवरी का काम होता है या एक मिटिगेशन का काम होता है जिसमें हम लॉस प्रिवेंशन की बात करते हैं, उसमें भी लोगों का बहुत अच्छा एक ट्रेडिशनली हमारे देश में विजडम रही है लोगों की, क्योंकि डिज़ास्टर्स तो नहीं है, हमारे फैमिन होते रहे हैं, फ्लड्स आते रहे हैं, तो लोगों की भी एक तरह से विजडम है। अब उस विजडम को लेते हुए किस तरह से आज की सदी में हम प्रिवेंशन का काम कर सकें, तो ये कुछ 3-4 मुद्दों पर सीड्स ऐसी संस्थाएं काम करती आई हैं। आपने एक मॉडल तैयार किया है कि किस तरह से जो है रिस्पांस को और ज़्यादा सशक्त बनाया जा सके, स्ट्रेंथन किया जा सके, वो क्या है? तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो रिस्पांस होता है वो उसमें आमतौर पर ये देखा जाता है कि जब तक सरकार को या कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी है उसको ये पता चले कि यहाँ पर इतना नुकसान हुआ है और हमें यहाँ पर सहायता पहुँचाने की ज़रूरत है, बजाय उसके अगर लोग अपने आप रिपोर्ट करना शुरू कर दें
अपने ऐप के द्वारा या किसी और तरीके से फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर, आजकल इतने सारे माध्यम हैं हमारे पास, तो अगर लोग अपने आप रिपोर्ट कर सकें तो एक तो वो जो समय लगता है असली जानकारी पाने में, वो समय कम हो जाएगा, और दूसरा जब लोग अपना नुकसान बताएंगे तो हमें एक बेटर अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह का सपोर्ट उनको चाहिए। तो अगर उनको हो सकता है कभी खाने की ज़रूरत हो, कभी उनको एक शेल्टर की ज़रूरत हो, अगर वो खुद बता सकें तो हम उस तरह का सहायता मुहैया करा पाएंगे उनके लिए। तो हम लोग एक तरह से एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा कहा जाए उसे, जो इस तरह से लोग अपना असेसमेंट कर सकें लॉस का, और वो एक तरह से एक दिशा दे सरकार को कि किस तरह की सहायता उनको प्रोवाइड कर सके। नीड बेस्ड असिस्टेंस का मॉडल है ये। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मनु जी। आपसे संपर्क जारी रहेंगे, कल फिर आपसे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छा, ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਆਪਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ। ਉਸ ਤੇ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ।